स्लाइड्स थी यहाँ तक करवाई थी। अब हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने किया था। अब इससे नेक्स्ट मैं मूव होने लगा हूँ। यहाँ पे आपने ये कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं, और ये एक्सप्रेशंस जो मेरे ख्याल से आप लोगों को बड़े अच्छे से इनका पता होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन में इनका मतलब क्या होता है। यानी अगर हमारे पास r/s है तो हम कहते हैं कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से जो हमारी लैंग्वेज जनरेट होगी, जो स्ट्रिंग जनरेट होगी, उसमें आइदर r होगा उसमें इंक्लूड या फिर s होगा। ये वाली नोटेशंस जो है ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की हैं। अब इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हमारे पास r/s हो तो उसको फिर हम कहते हैं कि हम जो उससे जनरेट करेंगे स्ट्रिंग, उसमें r फॉलोड बाय s हो, इस तरह की स्ट्रिंग हो, कंकैटिनेशन का उसमें हो। उसके बाद अगर r स्टेरिक हो तो उसमें क्या होता है, कंकैटिनेशन ऑफ r 0 और मोर टाइम्स, या तो 0 टाइम r आ सकता है इसमें या फिर उससे ज्यादा दफा आ सकता है। जैसे ये r स्टेरिक है तो इससे जो लैंग्वेज जनरेट आप करेंगे इस एक्सप्रेशन से, वो इस तरह से होगी कि आप r सिंगल r यूज कर सकते हैं, डबल r यूज हो सकता है, ट्रिपल r हो सकता है, और इसी की रिपीटेशन में मल्टीपल कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ये आप लोगों ने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के सब्जेक्ट में इनको मल्टीपल टाइम आपने किया होगा। ठीक है, मैंने जैसे कि पहले बताया कि इसमें एक तरह की रिवीजन टाइप लेक्चर्स हैं ये आपके, जिसमें आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज थोड़ा सा किया जाएगा, और उसके बाद हम उसकी ऑटोमेशन की तरफ आएंगे। ठीक है, इसके बाद ये कुछ फर्दर नोटेशंस हैं, ये भी वही वाली हैं कि हमें एक जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसको दे दिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है। अगर ये क्वेश्चन मार्क हो तो उसका मतलब होता है कि 0 r 1। इसी तरह अगर r प्लस हो तो उसका मतलब ये होता है कि r स्टैरिक, 1 और मोर r। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग्स हैं जो यहाँ पे मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ठीक हो गया। अब फर्दर अगर हम आगे मूव करते हैं तो ये भी आपके सामने है। हम इस तरह से भी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो कर सकते हैं कि अगर हमारे पास क्लोज ब्रैकेट में ए बी सी हो तो इसका मतलब है एनी ऑफ लिस्टेड, कि ये जो लिस्ट है इसमें से कोई भी लेके उसकी हम आगे एक स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास हो ए टू जी तो इसका मतलब है कि ए से जी तक ये हमें रेंज एक बता दी जाती है कि इस रेंज में रहते हुए कोई भी आप यहाँ से यूज करके सिंपल जो है अपनी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। उसी तरह ये अगर साइन हो नॉट ए बी तो उससे जो स्ट्रिंग बनेगी उसमें हमने ए बी को इंक्लूड नहीं करवाना, बाकी जितनी भी उससे पॉसिबल स्ट्रिंग है वो इंक्लूड हो सकती हैं। और अगर आप इसको मैप करने की कोशिश करें तो ये वही जो हमारा आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है कि टोकन है जो वो हमारे पास आईडी है या नंबर है, तो फिर इस तरह की जो रेगुलर एक्सप्रेशंस है वो हमें गाइड करती हैं उसको आइडेंटिफाई करने में कि ये टोकन किस कैटेगरी में फॉल करता है। और ये आगे फर्दर हम अगर इसको देखें तो कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस आपके पास हैं, इनको भी मीनिंग आप समझ लें ज़रा, कि अगर आपके पास ए है तो इससे ए स्ट्रिंग आप बना सकते हैं, ए बी है तो इससे भी एक स्ट्रिंग इस तरह से आप बन जाएगी। ए स्लैश बी है तो ए या फिर बी, ए बी स्टैरिक है तो ए बी स्टैरिक का कॉम्बिनेशन, यानी ए बी सिंपल आ सकता है या तो कोई भी नहीं आ सकता, या फिर इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। उसके बाद ये भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन की एग्जांपल है कि आपके पास इस फॉर्म में ए के साथ या तो बी को कॉन्कैटिनेट कर देंगे या फिर आप सिंपल बी के साथ जो है इसकी स्ट्रिंग जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो उस अब फर्दर अगर हम इसको देखें तो अब ये असल बात आ गई है जो आपने समझनी है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का यूज जो है यहाँ पे, कि अगर हम एक इंटीजर को रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू जो है वो एलेबोरेट करने की कोशिश करें तो हम किस तरह से कर सकते हैं।
अ नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑफ डिजिट्स। ठीक है, अब हम अगर कह दें कि डिजिट की एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उसमें क्या हो सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और अप टू 9। ये हमने कहा कि हमारे डिफरेंट डिजिट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अगर इन डिजिट्स को मिला के हमने इंटीजर बनाना हो तो उसके लिए हम जो इंटीजर का रेगुलर एक्सप्रेशन होगा तो उसमें डिजिट हो सकता है, यानी इनमें से कोई भी एक नंबर स्टार्ट पे 0 हो सकता है, स्टार्ट पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8 और अप टू 9 तक कोई भी स्टार्ट पे एक डिजिट होगा। और उसके बाद कंकैटिनेट करके कोई भी जो इन डिजिट्स की एक स्ट्रिंग होगी, एक कॉम्बिनेशन होगा, वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफाइन करेगी ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमें ये इंटीजर की कैटेगरी को, कि ये इंटीजर हमारे पास है अभी। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए कि जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का सब्जेक्ट है इसमें ये टोकनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड की तरफ हम जा रहे हैं। एक इंटीजर को वहां पे हम क्या कर रहे थे एडहॉक लेक्चर में कि 1 बाय 1 उनको थ्रू वाइल लूप या फिर फॉर लूप हम एक एक करेक्टर को रीड आउट करके देख रहे थे कि ये किस में बिलोंग करता है, और फिर हम पहला करेक्टर देख के बता भी नहीं सकते थे कि ये इंटीजर है, फ्लोट है या फिर स्ट्रिंग है। लेकिन यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में जब हम एक इसकी डेफिनेशन दे देते हैं कि इंटीजर है और इंटीजर में इस तरह से कोई नंबर आ सकता है, तो वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस हो जाता है फर्दर हमारे पास जो एग्जीक्यूशन है उसके लिए। अच्छा, पीछे मैंने इंटीजर की आपको एग्जांपल दी, तो यहाँ पे एक आइडेंटिफायर की एग्जांपल भी है कि आइडेंटिफायर क्या होता है। कोई भी वेरिएबल, कोई भी डिक्लेयर स्ट्रिंग जिसका हम एज अ वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं उसको हम आइडेंटिफायर करते हैं। आइडेंटिफायर अब एक एक्स भी हो सकता है, आइडेंटिफायर हमारे पास वाई भी हो सकता है और आइडेंटिफायर हमारे पास एक्स वाई भी हो सकता है, या फिर हम एक्स वाई और साथ में कोई इंटीजर भी यूज कर सकते हैं। 1 लेट्स सपोज हम यूज कर लेते हैं, तो ये भी एक आइडेंटिफायर है। इसी तरह आपके पास ए है, ये भी एक आइडेंटिफायर है। ए के साथ आप 1 लगा दें, वो भी एक आइडेंटिफायर है। बी के साथ आप 1 लगा दें तो वो भी आइडेंटिफायर है। सी में जो आइडेंटिफायर की शर्त होती है वो ये कि कोई भी करेक्टर हो, स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर हो, कीवर्ड से बिलोंग ना करता हो, स्टार्ट जो है उसका स्टार्टिंग कैरेक्टर ए होना चाहिए, अंडरस्कोर भी आ सकती है उसमें, और एंडिंग जो एंड वाला पोर्शन है उसमें कोई इंटीजर भी आप कंकैटिनेट कर सकते हैं। तो उसको भी कहा जाता है कि ये जब इस कैटेगरी का कोई हो तो उसको हम कहते हैं कि ये बिलोंग करता है आइडेंटिफायर से। इसी आइडेंटिफायर के लिए हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे जनरेट की है। इसको अगर आप देखें, ये स्मॉल में आपका कोई जो है वो अल्फाबेट हो सकता है, कैपिटल में कोई अल्फाबेट हो सकता है, फिर या और क्या हो सकता है इसके साथ, स्मॉल में कोई अल्फाबेट हो सकता है, कैपिटल में कोई अल्फाबेट हो सकता है, और उसके एंड पे, एंडिंग पे कोई ना कोई हमारे पास जो है वो डिजिट हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है। तो उसको फिर हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो आइडेंटिफायर की क्लास में है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली आइडेंटिफायर की, 2 एग्जांपल्स देख ली हमने। तो अब एक थोड़ा सा कंसेप्ट तो आपका बन जाना चाहिए अब तक कि हम ये ऑटोमेशन की जो बात की थी, जो प्रिंसिपल अप्रोच की हमने बात की थी, वो यही वाली बात थी कि हम अपनी जो ऑटोमेशन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, उसको यूज करते हुए इनको जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें टोकन को। तो दोबारा से यहाँ पे आप एक दफा रिवाइज कर लें, टोकन क्या होता है हमारे पास। टोकन मल्टीपल टाइम रिपीट कर चुका हूँ मैं। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स जो होती है उसको हमने टोकन कह रहे होते हैं, या एक लेक्सिकल यूनिट जिसको कह सकते हैं किसी प्रोग्राम का, सच एज आइडेंटिफायर, नंबर्स और ऑपरेटर्स। ये 3 एग्जांपल हैं हमारे पास किसकी, टोकन्स की। ठीक है, ये उसके बाद रिवीजन में ही है अभी कि हमने जब नेक्स्ट बात की थी रेगुलर एक्सप्रेशन की, तो रेगुलर एक्सप्रेशन की कंसाइज डेफिनेशन आप इसकी जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप देखें तो कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ टोकन्स, हमने कहा कि अगर हम टोकन को अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहें तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ट है, जो किसी भी हमारा जो टोकन है उसको एलेबोरेट कर सकती हैं पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस मशीन के लिए उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो। रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स
अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, यानी कोई भी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो डिस्क्राइब कर रही होती है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को। ठीक है, अब इसको जरा नोट करें कि अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। अभी अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो स्लाइड थी, तो मैं प्रीवियस पे आऊं, तो उसमें हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन को फिर देखा भी। जैसे ये हमने कहा कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो डिस्क्राइब कर रही है आइडेंटिफायर को, कि आइडेंटिफायर ऐसे होंगे। पीछे मैंने बताया कि ये इंटीजर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो हमें बता रही है कि इंटीजर जो है वो किस तरह के होंगे। ठीक हो गया। ये रिवीजन में अगेन चल रहा है कि अगर हम रेगुलर की लैंग्वेज की बात करें तो वही जो हमारे पास सेट ऑफ स्ट्रिंग्स है रिप्रेजेंटेड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन, जो एक रेगुलर एक्सप्रेशन, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम यहाँ पे ए स्टैरिक लिख देते हैं, ए उसके ऊपर स्टैरिक है, तो इसका मतलब है कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन को डिनोट कर रही है। तो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंटेड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो एक्चुअल में ये जो मैंने ए स्टैरिक लिखा, ये पूरी एक सेट ऑफ स्ट्रिंग को जो है वो डिनोट कर रही होती है। अगर इसी तरह ए बी स्टैरिक में नोट कर रहा हूँ, तो ए बी स्टैरिक जो है वो पूरी एक सेट ऑफ स्ट्रिंग को डिनोट कर रही होती है। ठीक है, और एल आर इज द लैंग्वेज डिनोटेड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन आर। तो एल ऑफ आर हम किसको कह रहे हैं कि ये जो लैंग्वेज को डिनोट करेंगी उसको हम एल इंटू आर से डिनोट कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब अब हमने ये इनको यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज रेगुलर एक्सप्रेशन, कि जो ये हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं इनको हमने यूज कैसे करना है। वी नीड a mechanism to determine if an input string W belongs to language R, the language denoted by regular expression। यानी कि ये जो हम बात कर रहे थे कि R स्टैरिक एक एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन एक लैंग्वेज को डिनोट कर रही है, तो फिर इसको इसके लिए कि हमने जब इसको कहना कि ये बिलोंग करते हैं इस लैंग्वेज के साथ, तो उसके लिए हमें एक मैकेनिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। अब हमने वो बात करनी है मैकेनिज्म की, और ये मैकेनिज्म भी कोई न्यू मैकेनिज्म नहीं है, ये मैकेनिज्म वही है जो आपने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में स्टडी किया था। अब हम इसको रिवीजन में यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही है जिसमें हम एक एक्सेप्टर हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि एक्सेप्टर हमें एक बताएगा कि क्या ये जो लैंग्वेज इनपुट है क्या वो इस लैंग्वेज का हिस्सा है, इसके नहीं है। अगर तो वो इससे बिलोंग करती है इस लैंग्वेज के साथ, यानी इनपुट स्ट्रिंग W हमने दी, अगर वो इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है L से, तो फिर हम कहेंगे कि वो इसको एक्सेप्ट करके बताएगा कि यस ये जो W है ये इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। अगर वो इससे बिलोंग नहीं करता तो हमें नो रिस्पॉन्ड करेगा। अब यही बात जो है जहाँ पे हमने सिंथेटिक एनालिसिस करना है, कि हमने ये चीज देखनी है कि ये जो स्ट्रिंग है ये इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है या नहीं करती, तो वो कैसे करेगा, ये एक्सेप्टर का काम होना है। ये एक्सेप्टर ने बताना है कि क्या ये लैंग्वेज है जो ये जो स्ट्रिंग है ये इस लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही। तो ये जो सिंथेटिक आपकी एरर्स हैं वो उनके बैक एंड पे ये मैकेनिज्म चल रहा होता है। हमने बात की थी जब हम स्कैनर्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ रहे थे, किसमें एरर्स को रिमूव किया जाता है, सिंथेटिक एरर को रिमूव किया जाता है कि क्या ये इस लैंग्वेज का हिस्सा है कि नहीं, जो आपने वर्ड लिखा है लैंग्वेज में उससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो वो इसी की बेस पे कर रहा होता है बैक एंड पे। यही ऑटोमेशन जो ऑटोमेटॉन है उसमें यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, अब फाइनाइट ऑटोमेटा यहाँ पे एक बात हो रही है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा का कंसेप्ट जो है ये आपने स्टडी किया हुआ है पहले ये भी। तो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि हम को रेगुलर एक्सप्रेशन हमें मिल जाती है और हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एक फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट करके, और हम उस एक्सप्रेशन से डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट करते हैं और उन स्ट्रिंग को फिर हम एज अ इनपुट देते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि क्या इसको प्रूव करने के लिए कि ये जो हमारा ऑटोमेशन है ये इसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं कर रही। अच्छा, अब फाइनाइट ऑटोमेटा की जब बात हो रही है तो इसको भी मैं आपके कंसेप्ट को थोड़ा रिफ्रेश करता चलूं कि फाइनाइट ऑटोमेशन कंसिस्ट किन एलिमेंट्स पे कर रही होती है। कि सबसे पहले नंबर 1 पे है
एन इनपुट अल्फाबेट हमारा होता है इसमें, यानी वो जो इस तरह से आपने मशीन जनरेट की थी ना, ऐसे सर्कल से जिसको रिप्रेजेंट कर रहे होते थे, और उसके बाद ये हमारी एक एक्सेप्टेंस स्टेज होती थी, और यहाँ पे हम इसको इनपुट स्ट्रिंग दे रहे होते थे, ठीक है। तो उसमें एक एन इनपुट अल्फाबेट जो किसी भी हमारे पास मेशन जो लैंग्वेज का सेट है उसकी करेक्टर का अल्फाबेट का सेट है उससे बिलोंग करना चाहिए। अ सेट ऑफ स्टेट होती थी हमारे पास, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये इसकी स्टेट 1 है, ये वाली इसको 1 कह लें और इसको स्टेट 2 कह लें। अ सेट ऑफ स्टेट्स, उसके बाद उसमें एक स्टार्ट या फिर इनिशियल स्टेट हम इसको एक को कह रहे होते थे। अ सेट ऑफ ट्रांजिशन, अगर हमारे पास एक से ज्यादा है, जैसे ये ट्रांजिशन हो रही है ना, ये लेट्स सपोज हमने कह रहे हैं कि ये 1 स्टेट से 2 पे आ रहा है तो थ्रू या ट्रांजिशन आ रहा है, अ सेट ऑफ ट्रांजिशन। और उसके बाद एंड पे हमारा इसमें पॉइंट होता है फाइनाइट ऑटोमेटा में अ सेट ऑफ एक्सेप्टिंग या फिर फाइनल स्टेट, ठीक है। यानी ये स्टेजेस होती हैं हमारे पास जब हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा इन जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर कंसिस्ट करती है, ठीक है। तो कुछ स्टेट, अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, तो उसके लिए हमारे पास ग्राफ में स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सर्कल यूज करते हैं। स्टार्ट स्टेट के लिए भी हम एक एरो साइन यूज करते हैं जो पॉइंट कर रहा होता है कि ये वाली जो हमारे पास स्टार्ट स्टेट है। और अगर हम इसको डबल सर्कल में जो है वो शो करवा रहे हैं तो इसका मतलब है एन एक्सेप्टिंग स्टेट, यानी वो स्टेट जहाँ पे जाके आपकी मशीन जो है वो आपको बताती है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक स्टेट ग्राफ आपको शो हुआ करवाया गया है। अब ये ग्राफ जो है ये भी आपके लिए न्यू नहीं होना चाहिए, यानी इसमें हमने दो स्टेट्स ली हैं और एक हमने कहा कि हम इसको इनपुट स्ट्रिंग दे रहे हैं जो कि ए के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, और यहाँ से दूसरे जो पॉइंट पे मूव करने के लिए अगर इसको एक्सेप्ट करती है तो ये एक्सेप्टिंग स्टेट में चली जाएगी। अब ये फाइनाइट ऑटोमेशन की एक बात हो रही है, उसमें स्टेट ग्राफ जो आपने डिफरेंट ड्रा किए थे, ठीक है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन यहाँ पे है, कंसाइज सी इसको देख लें आप। फाइनाइट ऑटोमेशन accepts a string if we can follow transitions labeled with characters in the string from start state to some accepting state, यानी ऐसी हमारे पास स्टेट जिसमें हम एक इनपुट दें स्टार्ट पे और वो डिफरेंट ट्रांजिशन से होते हुए एट द एंड किसी फाइनल स्टेट पे पहुंच जाए, तो उसको हम कहते हैं कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम एक छोटी सी जो है वो आपको मैं एग्जांपल एक तो दिखाता हूँ जो आपने पहले की होंगी। यहाँ पे है एफ ए दैट एक्सेप्ट्स ओनली, अगर आपसे ओनली वन, आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि आप एक फाइनाइट ऑटोमेशन जनरेट करें या एक फाइनाइट ऑटोमेटा जनरेट करें जो क्या करे, ओनली वन को एक्सेप्ट करे, तो आप फिर क्या करेंगे? उसके लिए एक सिंपल सी आप दो दो जो है आपके सर्कल्स हैं उनके थ्रू एक ग्राफ शो करवा देंगे, और उसकी स्टार्ट स्टेट में अगर आप 1 देंगे तो वो एक्सेप्टिंग स्टेट पे चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप कहें कि आप एक ऐसी एफ ए कंस्ट्रक्ट करें, एक ऐसी फाइनाइट ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करें दैट एक्सेप्ट्स एनी नंबर्स ऑफ वंस फॉलोड बाय अ सिंगल जीरो, तो उसके लिए फिर आप एक मशीन ऐसी जनरेट करें जो क्या करे, नंबर उसमें चाहे 1 हो, अगेन 1 भी आ जाए, 1 आ जाए, जब तक उसको 1 मिलता रहेगा ये यहाँ पे लूप में चलती रहेगी इसी स्टेट पे, ये फाइनल स्टेट पे नहीं जाएगी। जैसे ही इसको 0 मिलेगा इस ऑटोमेशन को, तो ये एक्सेप्टिंग स्टेट पे पहुंच जाएगी। तो फिर हम कहेंगे कि ये वाली जो स्ट्रिंग है जिसमें मल्टीपल वंस और एंड पे 0 है वो इस रेगुलर लैंग्वेज का हिस्सा है, ठीक है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने यही काम करना होता है कंपाइलर में कि हम उसको डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशन दे देते हैं और उसकी बेस पे उसका सिंथेटिक एनालिसिस करके बताता है कि क्या ये लैंग्वेज जो है वो इससे बिलोंग करती है या नहीं करती। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसको भी देख लें आप जरा। इसमें क्या है, हमें ये कहा गया है कि
आपने एक ऐसी FA फाइनाइट ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट करनी है जो एक्सेप्ट करती है ए बी स्टैटिक ए, ठीक है। तो अल्फाबेट कौन से यूज करने हैं आपने, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ के लिए आप ये वाली अगर आप मशीन दे दें इसमें, तो ये बी की एनी नंबर ऑफ बी जो है एक्सेप्ट करे, और जब तक इसको एंड पे ए नहीं मिलेगा ये एक्सेप्टिंग स्टेट पे नहीं आएगी। यानी इसकी ये रिस्ट्रिक्शन है कि इसके लिए कोई भी आप स्ट्रिंग वही एक्सेप्ट करेगी जो ए पे बी है, जो क्या करे एंड करे। यानी अगर मैं इसको दोबारा से ए देता हूँ तो फिर ही ये इसमें एक्सेप्ट होगी। अगर इसको ए के बाद अगेन बी मिलता है तो आप जितनी दफा मर्जी इसको बी ऐड करते जाएं, ये यहाँ पे जो लूप है इसमें रोटेट करती रहेगी ये ऑटोमेशन। तो ये एक और एग्जांपल है। उसके बाद स्टूडेंट्स एंड हो गया। बाकी जो हम फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका प्रॉपर एग्जांपल्स हैं उनके साथ मैं आपको एलेबोरेट करूंगा। दो मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं, यानी एक इंटीजर की और एक मैंने आपको बताई जो आइडेंटिफायर थी कि वो हम रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम एक ऑटोमेटेड मशीन जनरेट बना लेते हैं, और वो मशीन फिर हमें बताती